पीएचपी ऑपरेटर का, वो आपके पास है कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर सिर्फ दो ऑपरेटर्स होते हैं। पहला ऑपरेटर है, इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और दूसरा ऑपरेटर है, इसे कहते हैं नल कोलेसिंग ऑपरेटर। ठीक है भाई, दोनों का क्या काम होता है? डॉलर ए को एक वैल्यू देती मैंने 10। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली काम करता है कि हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ और एल्स। आप अगर कोई एक आपके वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है और आप उसको चेक करना चाहते हो, इफ़ से इफ़ चलेगा अगर ट्रू है, एल चलेगा अगर इफ़ ट्रू नहीं है तो। ठीक, तो अब हम लोग अगर एक डेटा को चेक करने के लिए एक ही डेटा को चेक करना है, उसके लिए आप अगर इफ एल्स लिखते हो तो वो मल्टीपल लाइन्स पर चला जाता है। उस मल्टीपल लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास टर्नरी ऑपरेटर आता है, और इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो है इफ़, और जो कॉलन है वो है एल्स। और ये काम कैसे करता है? ठीक है, प्रिंट करो ट्रू अगर ए की वैल्यू 10 के बराबर है, वरना फॉल्स। सेव किया, ट्रू आ गई भाई 10 के बराबर है, 20 कर दिया। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आप कुछ भी बना सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, और जितने भी आपने ऑपरेटर पढ़ा फलाना फलाना। ठीक है, कुछ मसला कुछ पूछना है अपने में तो पूछ सकते हो। सिंपल, नहीं सिर्फ इफ और एल्स, हाँ या ना, बस। ठीक है भाई, इसके बाद आपके पास आता है नल कॉलेंसिंग ऑपरेटर। ये कैसे काम करता है? मैंने यहाँ पर लिया डॉलर ए, इसको एक वैल्यू दे दी 10, एक और वेरिएबल लिया बी, इसको वैल्यू दे दी 20, एक और 20, इसको दे दी 30, और यहाँ पर एक वैल्यू वेरिएबल लिया मैंने रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट, और यहाँ दिया मैंने डॉलर ए नल कॉलेंसिंग, डॉलर बी अगेन सी इको डॉलर रिजल्ट। ठीक है भाई, नल कॉलेंसिंग ऑपरेटर कैसे काम करता है? अगर ए में डेटा आ रहा है तो वो ए का डेटा रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अगर ए खाली है तो फिर ये चेक करेगा बी को, अगर बी में डेटा आ रहा है तो फिर बी का डेटा स्टोर होगा। अगर ए भी खाली है, बी भी खाली है, तो फिर ये देखेगा सी को, और सी का डेटा स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। सी का डेटा तभी स्टोर होगा अगर ए और बी खाली हो, वरना नहीं। अगर इन दोनों में डेटा आ रहा है तो ये बेसिकली प्रेफरेंस है कि पहले इसका डेटा चेक करो, अगर ये खाली है तो इसका चेक करो, अगर ये भी खाली है तो फिर इसका चेक करो, और जिसका भी डेटा हो मिल जाएगा, फ़ौरन आगे वाले को ये पड़ेगा नहीं, उसी का डेटा स्टोर हो जाएगा। सेव किया, 10 प्रिंट हो गया कि 10 खाली नहीं है, 10 को खाली कर देते हैं। ठीक हो गया, बी को खाली कर दो, सिंपल। आगे डी सी ई एफ जितने चाहो बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये है टर्नरी ऑपरेटर और ये है नल कॉलेंसिंग ऑपरेटर। सिंपल, दो ऑपरेटर होते हैं इसमें बस। कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। यहाँ इको करो, मैंने तो कोटेशन में लिख दिया, आप इको कर सकते, कुछ मतलब ट्रू मैंने लिख दिया, आप यहाँ पर 10 लिखो, 20 लिखो, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हो, वो प्रिंट होगा। 8वां ग्रुप एरे ऑपरेटर्स।
एरे अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो एरे ऑपरेटर्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते अभी, लेकिन मैं बता देता हूँ कितनी मुश्किल नहीं है एरे। जब हम पढ़ लेंगे तो आप खुद भी शूट करवा सकते हो। PHP में नहीं पढ़े। पहला ऑपरेटर आता है प्लस, जिसका मतलब होता है यूनियन। इसका काम होता है एक एरे को और दूसरे एरे को मिलाकर लिखना। यूनियन इंटरसेक्शन जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वही वाला सीन है, सीधा सीधा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिलाकर लिखना, सिंपल। बाकी इक्वल इक्वल दो एरे को कंपेयर करने का काम करता है। आइडेंटिकल दो एरे को भी कंपेयर करेगा, उनके डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट आइडेंटिकल, बस ये ऑपरेटर्स है। ठीक है भाई, सिंपल। नॉट आइडेंटिकल। ठीक है भैया, आपके एरे के ऑपरेटर्स के ग्रुप कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर। कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर यानी कि इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, और एक चीज स्विच केस स्टेटमेंट। इसका दूसरा नाम कंट्रोल स्ट्रक्चर का है डिसीजन स्टेटमेंट्स। ठीक है भाई, डिसीजन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को, जो भी मर्जी कह सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इफ और एल्स के बारे में। तो यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल बना लिया ए, जिसको मैंने दे दिया 10। एक और वेरिएबल बना लिया बी, जिसको दे दी पहले मैंने 20। और यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया इफ। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर इसके अंदर हम लोग बेसिकली यहाँ पर हम कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हुए इसमें कंडीशन बनाएंगे। $a लेस देन $b। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपके ब्रैकेट में आने वाला, कर्ली ब्रैकेट में आने वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है, वरना अगर फॉल्स है तो रन नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इको ट्रू, सेव किया, ट्रू प्रिंट हो गया क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है, सिंपल। हाँ तो हाँ तो हाँ तो क्या किया? ये सिर्फ काम करेगा इफ और एल्स। इसमें इफ नहीं लिख सकते, इसमें एल्स सिर्फ नहीं लिख सकते, इसमें एल्स इफ नहीं लिख सकते। अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है, आप उसको इफ और एल्स से चेक करना चाहते हो और एक लाइन में करना चाहते हो, मल्टीपल लाइन नहीं लिखना चाहते, तो उसके लिए ये वाला मेथड है बस। वरना आप इफ एल्स लिखोगे तो एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास एल्स आता है। एल्स आपके पास तब रन होता है, एल्स बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है तब रन होगा जब कोई सी भी कंडीशन ना चले। ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका एल्स रन हो जाता है, सिंपल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स बनाए। एक पॉइंट चेक कर रहा है और अगर ये ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर ये चलेगा। अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास आता है एल्स इफ। नहीं आ रहा, क्या हुआ? देख लो, सोच लो कुछ थोड़ा सा मुनासिब करके। क्या लिख रहा था मैं? हाय, ठीक है भाई, ए की वैल्यू कर दी मैंने 10, बी की वैल्यू मैंने कर दी 20। पहली जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है। उसके बाद ये चेक करेगा
कि ए बी के बराबर है कि नहीं। अगर ए बी के बराबर है तो ये यस प्रिंट कर देगा, और जैसे ही आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद वो पढ़ता ही नहीं है, स्किप कर देता है कोड को, तो अभी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा सिंपल। ठीक है, एल्स इफ आपको एक और चाहिए तो एक और आप कंडीशन बना सकते हो इसी के बिल्कुल नीचे, लेस देन इक्वल टू, या लेस देन कर लो सिर्फ। ठीक है, अभी लेस देन नहीं है, अभी तो ऊपर वाली ही चलेगी, यस ही चलेगा, आगे वाली ये पढ़ेगा नहीं क्योंकि स्किप कर देता है जैसे अभी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर लेस कर दोगे तो चल जाएगा सिंपल। ठीक है भाई, आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग, डिसीजन स्टेटमेंट सॉरी, ठीक हो गया भाई। इसके बाद कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में बीच में आता, कोड को ले चेक करना जो मैंने सेंड किया था जावास्क्रिप्ट के टाइम पर। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हमारे पास इसलिए यूज होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का डेटा सिक्वेंशली टेस्ट करना चाहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था, दोबारा उसी एग्जांपल को दे देता हूँ। जैसे कि यूज़र नेम एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लिया हमने पासवर्ड 1 2 3, और यहाँ पर आपने अगर कंडीशन बनाई कि डॉलर यूज़र नेम बराबर है इसके और लाजमी पासवर्ड बराबर है इसके, तो आप हमें वेलकम बोलो भाई, वेलकम डॉट यूज़र नेम। और अगर कोई भी डेटा गलत होगा तो ये आपको बोलेगा सेव किया, अभी दोनों डेटा सही है बिल्कुल। अच्छा, एक गलती हो गई हमसे छोटी सी, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपको वेलकम बोल रहा है, ये आपको वेलकम इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोनों डेटा जो है वो बिल्कुल सही है। अगर दोनों में से कोई एक डेटा भी गलत होगा तो ये आपको बोलेगा। अब स्विच केस स्टेटमेंट का काम हमारे पास, सॉरी नेस्टेड इफ और एल्स का काम हमारे पास उस सूरत में आता है कि अब यहाँ पर ये इनवैलिड डेटा बोल रहा है। अब हमारे पास तो इस वक्त दो डेटा आ रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हो तो उस सूरत में आपके पास यूज़र नेम, पासवर्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNIC, पता नहीं क्या क्या चीज़ आती है। अब एक यूज़र ने सारा का सारा फॉर्म फिल किया, लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करने के बाद जब वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है तो उसके सामने वो ये बोलता है इनवैलिड डेटा। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई हमने गलत क्या चीज़ प्लेस की है, ये तो बता ही नहीं रहे, तो बोल रहा है कि आपने डेटा गलत डाला है। हमने तो यहाँ पर 10 फील्ड भरी है मिसाल के तौर पर, अभी तो 2 हैं, चलो 10 फील्ड अगर भरी होती तो यहाँ पर ये सिर्फ एक बात बोल रहा है इनवैलिड डेटा, सिर्फ एक फील्ड के गलत होने की वजह से। इसकी यूज़र इंटरफेस के हिसाब से प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। और नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ, या इफ एल्स, या इफ एल्स इफ एल्स वगैरह। ठीक है, यहाँ से कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और अब यहाँ पर आप बोलोगे इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है, और वेलकम ये आपको तब बोलेगा जब दोनों चीज़ें चेक हो जाए। कॉपी और पेस्ट इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा ये यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, 3 कर दिया, पासवर्ड ये है। अगर यूज़र नेम इसके बराबर है तो अंदर वाला कोड चलना चाहिए। अगर यूज़र नेम ही गलत है तो आप इधर ही बंदे को रोक दो, यूज़र को रोक दो कि भाई इनवैलिड यूज़र नेम, ख़त्म कहानी, आगे का कोड नहीं चलेगा।
अगर उसने यूज़र नेम सही डाला है तो फिर आगे वाला कोड चलेगा, और आगे वाला कोड ये चीज़ चेक करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं। यूज़र नेम तो सही है तो फिर वो पासवर्ड चेक करेगा। जब पासवर्ड चेक हो जाएगा और पासवर्ड भी आपने सही डाला है तो वो आपको वेलकम बोलेगा। अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है तो वो आपको फिर यहाँ पर रोक देगा इनवैलिड पासवर्ड पर। सेव किया इतने में, रिफ्रेश किया तो ये आपको वेलकम बोल रहा है। ये आपको वेलकम इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपका यूज़र नेम भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है, वेलकम बोल रहा है। लेकिन अगर पासवर्ड गलत होगा, हालांकि यूज़र नेम हमने सही डाला है, तो इसने एरर भी हमें यूज़र नेम का नहीं दिया, इसने पासवर्ड का ही दिया है। क्योंकि यूज़र नेम सही है तो इफ़ चल गया, यहाँ पर आके इफ़ नहीं चला, यहाँ पर आके एल्स चला है, तो उसने बोल दिया इनवैलिड पासवर्ड। अगर ये सही है और ये गलत है तो आपको अब अंदर ही नहीं जाने देगा ये कोड के। अब आपके पास ये चीज़ रन हुई, ये पूरा कोड स्किप किया है, इतना सा कोड चला है सिर्फ। ठीक, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये वही सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवाइज करी हैं सिर्फ। इसके बाद अब नई चीज़ जो है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसा इफ एल्स जैसे ही काम करती है। ठीक है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है, एक तो लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप लिखोगे स्विच एंटर किया, जैसे कि इफ बनता है, ये इफ है, ये एल्स है डिफॉल्ट। यहाँ पर आप बताओगे कंडीशन वैल्यूज, यहाँ पर बताना, यहाँ पर आप बताओगे कौन से वेरिएबल को टेस्ट करना चाहते हैं हम लोग, ए को बोल दिया। यहाँ पर आप बताओगे वैल्यू भी बता सकते हो, कंडीशन भी बता सकते हो, क्या मतलब कैसे बात करते हैं अभी। यहाँ मैंने दे दिया 5, ई को कर दो 5, वरना ई को कर दो नॉट फाउंड। ब्रेक लिखना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया जिसको एक वैल्यू दी 10, और यहाँ पर आपने बताया कि स्विच केस स्टेटमेंट इस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आके बताई वैल्यू 5, अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो ई को हो जाएगा 5। ठीक, और अगर वैल्यू 5 नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट चलेगा और ये आपको बोलेगा नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब कि जो आपने डेटा पास किया उसकी कोई भी कंडीशन नहीं बनी हुई है। ठीक हो गया, सेव किया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ब्रेक लगाना क्यों ज़रूरी है, ब्रेक लिखना क्यों ज़रूरी है। ब्रेक सेम टू सेम काम करता है कि आपका जो इफ एल्स है उसको ये बात बताई हुई है कि जैसे ही कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने आगे नहीं बढ़ना। ये चीज़ यहाँ पर बतानी पड़ती है ब्रेक के थ्रू। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी उसका इको हो जाएगा और उसके बाद वाला भी इको हो जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने के फ़ौरन बाद ये बात नहीं बोली कि आपने अब आगे वाला कोड नहीं पढ़ना है। जब आपने वो बात नहीं बोली तो उसने आगे वाला कोड पढ़ लिया और प्रिंट भी कर दिया। तो इसीलिए ब्रेक लिखना ज़रूरी है ताकि आगे कोड नहीं रन हो। बेसिकली ब्रेक का काम होता है जैसी कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो सबसे पहले आप हमारी मर्जी का स्टेटमेंट प्रिंट करो और उसके बाद ब्रेक का मतलब स्किप कर दो इस ब्लॉक ऑफ कोड को, स्विच के स्टेटमेंट को, मतलब निकल के बाहर आ जाओ, आगे मत पढ़ो। ये काम है इसका। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ कि आप केस को कितनी भी बना सकते हो। कितने भी केस बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए की वैल्यू 5 होगी तो ये प्रिंट होगा, 10 होगी तो ये प्रिंट होगा, 15 होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा। अभी 5 है, अभी तो 5 ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने कर दिया 10 तो अब दूसरी कंडीशन चलेगी, 15 किया तीसरी चलेगी, सिंपल। ठीक है भाई, कुछ मसला कुछ पूछना है इतने में तो पूछ सकते हो। इसको
एक और चीज़ बता देता हूँ इसके बारे में कि यहाँ पर आपने सिंपल वैल्यूज़ लिखी हैं कि केस 5 अगर वैल्यू होगी ए की तो ये चले, 10 होगी तो ये चले, 15 होगी तो ये चले। इसकी जगह पर आप कंडीशन भी बना सकते हो। कंडीशन बनाने का मतलब ये है ठीक है भाई, तो कंडीशन बन गई। अब अगर एज 5 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा, 10 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा, 15 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा। इस वक्त 15 है, 15 है का मतलब 10 से बड़ा है, 5 से भी बड़ा है। तो हम इसको फिर थोड़ा सा ट्रिक करते हैं कि 5 से छोटा रखते हैं इसको, क्योंकि 10 15 जो है वो 5 से बड़ा है तो पहली वाली रन हो जाएगी, दूसरी वाली रन ही नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, एक और छोटी सी ट्रिक करनी पड़ेगी। इक्वल इक्वल ग्रेटर देन 20 करते हैं उसको, अब बेहतर है, ताकि हम जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दें कंडीशन चलती हुई नज़र आए उस सूरत में। अगर 5 से छोटी होगी वैल्यू तो पहला वाला प्रिंट होगा। फाइव प्रिंट हो गया। अगर वैल्यू 15 के बराबर होगी तो ये चलेगा। ठीक हो गया। अगर वैल्यू 20 से भी ज़्यादा होगी, अगर मैं इसको 19 लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। पहले सेव किया, नॉट फाउंड, एल्स चल गया। नॉट फाउंड इसलिए चल गया क्योंकि आपने ग्रेटर देन की कोई कंडीशन नहीं बनाई हुई, ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 15 की, तो वो प्रिंट नहीं कर रहा। इसलिए 20 लिखोगे तो भी कुछ भी नहीं होगा, हमें लिखना पड़ेगा 21 ग्रेटर देन 20 ताकि वो कंडीशन रन हो और हमारा आउटपुट हमारे सामने आए। सिंपल। ठीक है भाई, डन है। कुछ मसला कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसमें, कोई इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ होता है। हाँ, तो इको तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी। हाँ, क्या कुछ कहा? ऊपर ना नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि रुक जाओ। इसको बताने की ज़रूरत पड़ती है कि रुक जाओ। और कुछ मैं क्या बोल रहा था? हाँ, यही तो मैं बता रहा था। स्विच केस स्टेटमेंट में और एफ एल्स में ये फ़र्क होता है आपके पास कि स्विच केस स्टेटमेंट बनाए छोटे प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए। अगर बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा तो स्विच केस स्टेटमेंट बुकला जाता है, गलत रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और इफ एल्स बना है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए कि प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ एल्स यूज़ करो, आराम से काम जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अच्छा, जब भी आप डेवलपर्स का कोड देखोगे हमेशा डेवलपर्स इफ एल्स यूज़ करते हैं, कभी भी स्विच केस स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि इफ एल्स छोटे प्रोग्राम को भी हैंडल कर लेता है, बड़े को भी हैंडल कर लेता है। स्विच जो है वो छोटे को हैंडल कर लेगा, बड़े को हैंडल नहीं कर सकता। और हम लोग जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग तो ये सोचकर बनाते हैं कि फ्यूचर में जब अपडेट होंगी तो ये एलेबरेट होगा, क्योंकि आज जो एक प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो वो आगे चलकर बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। ये सी ठीक है भाई, तो ये आपकी स्विच केस स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई। दो ही होती हैं, स्विच केस स्टेटमेंट होती हैं और इफ एल्स होती है, बस। जावास्क्रिप्ट में भी ये इफ एल्स सॉरी इफ एल्स भी है, स्विच केस स्टेटमेंट भी है, सेम टू सेम लिखने का तरीका है, सब कुछ सेम टू सेम है। बात अब नहीं पड़ता, आप पढ़ लिया, सेम लिखने का तरीका है, कोई टेंशन नहीं। टर्नरी ऑपरेटर में और स्विच केस स्टेटमेंट में, स्विच केस स्टेटमेंट आपके पास जो है
अगर मैं ये दो हटा दूँ, ये दोनों है एल्स इफ, ये है इफ, ये है एल्स। तो अगर आप एक केस बना रहे हो और ये बना रहे हो तो सेम टू सेम ऊपर टर्नरी ऑपरेटर वाला काम करेगा, इतना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। और टर्नरी ऑपरेटर में एल्स इफ होता नहीं है, इसी की ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क है, अगर हम else if use करना चाहते तो ternary operator C use कर सकते हैं। नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों का एक असाइनमेंट छोटा सा मासूम सा, ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो ग्रेडिंग सिस्टम दोबारा बनाना है PHP के थ्रू। और एक ग्रेडिंग सिस्टम पूरा जो जावास्क्रिप्ट में बनाया था कि 1 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी, सॉरी 100 से बड़ी परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज को हमने कंपेयर किया था, परसेंटेज 0 से कम नहीं हो सकती, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और बीच में जो आपके पास परसेंटेज आएगी उसके मुताबिक ग्रेड होगा, जो भी है। तो वो ही कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, इफ एल्स को यूज़ करते हुए पहले पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बनेगा, फिर आप उसको कमेंट कर दोगे, फिर वही पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बनेगा स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अगर परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक है तो ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, और सेम चीज़ कि 1 से 0 से छोटा नहीं हो सकती परसेंटेज, 1 से 100 से बड़ी नहीं हो सकती, सिंपल बस। सर दोबारा पेज आप देख रहे हैं if और else को कमेंट कर देना होगा। पहले आप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाओगे इफ एल्स यूज़ करते हुए, पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर बन गया, सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही, आप उसको कर दो कमेंट। आप फिर नीचे आओ, फिर से कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाना है ग्रेडिंग सिस्टम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, बस। इसको स्विच और डिफॉल्ट पे यूज करना या if और else को यूज करने। नहीं ना, इफ एल्स यूज़ करके कंट्रोल स्ट्रक्चर बन गया, सही काम कर रहा है बिल्कुल, अब उसको कमेंट कर दिया, अब नीचे आए, दोबारा ऑब्टेन मार्क्स, दोबारा टोटल मार्क्स, दोबारा परसेंटेज, फिर स्विच केस स्टेटमेंट बनेगा, और इससे अब कंपैरिजन होगा सारा, ग्रेड आएंगे तो इसके मुताबिक आएंगे, अब ये बताएगा। ठीक है भाई, बस ये असाइनमेंट है उसके लिए। अब जब तुम लोग ये असाइनमेंट बनाओगे तो एक एरर आएगा, वो एरर ढूंढ के लाना है। अगर वो नहीं आया आएगा, तो एरर आएगा तो एरर लॉजिकल होगा, सिंटेक्स नहीं होगा कि सिंटेक्स एरर आता तो वो यहाँ पर बता देता है लंबा चौड़ा PHP का, लेकिन वो सिंटेक्स एरर नहीं होगा, वो लॉजिकल एरर होगा। लॉजिकल एरर कभी भी यहाँ पर दिखाता नहीं है वो, लॉजिकल एरर के अंदर मतलब ये होता है कि रिजल्ट गलत आना शुरू हो जाता है, तो इसका यह मतलब है कि आपने लॉजिक सही नहीं लगाई कोड के अंदर, तो वो लॉजिकल एरर आएगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर नहीं आएगा। असाइनमेंट बनाइए किसी ने, हैं? किसी ने असाइनमेंट बनाइए। क्यों? सारे मेरे को असाइनमेंट बनाइए, लेकिन फिर फ़ायदा क्या अगर मैंने असाइनमेंट ही दिखा दिया।